हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट पार्ट में जो लास्ट वीडियो है वो 195 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आर्टिकल 196 में देखते हैं। आर्टिकल 196 क्या बोलता है? प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। जैसे कि हमने यूनियन में पढ़ा है कि जो बिल होता है वो ओरिजिनेट हो सकता है इन आइदर हाउस, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों हाउस में से वो ओरिजिनेट हो सकता है। लेकिन जो मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली में ही ओरिजिनेट होंगे। अब इसके बाद बता दिया गया कि जो बिल है वो पास किया हुआ समझा जाएगा अगर दोनों स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर एग्री कर जाते हैं, चाहे वो विथ अमेंडमेंट करें या विदाउट अमेंडमेंट करें। विदाउट अमेंडमेंट या विथ अमेंडमेंट वो अगर करते हैं तो वो पास किया हुआ माना जाएगा। और इसके बाद ये बता दिया गया है कि जो बिल अगर पेंडिंग है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पे तो वो लैप्स नहीं होगा प्रोरोगेशन के कारण। उसके बाद बता दिया गया जो बिल अगर पेंडिंग है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में तो वो अगर पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से और शेल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। मतलब अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर बिल है और वो वहाँ पे पेंडिंग रहता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जब आएगा तो उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसॉल्व होने से वो लैप्स नहीं होगा। तो जो प्रोसीजर हमने पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, जिसमें लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो कौन से बिल लैप्स होंगे और कौन से नहीं होंगे, हमने वहाँ पे डील कर चुका है। तो सेम प्रोविज़न वही रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम मनी बिल के बारे में। तो यहाँ पे पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, जैसा कि पार्लियामेंट में होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर देन मनी बिल। मनी बिल को छोड़ के अदर बिल में क्या क्या पावर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास? तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये पावर है कि वो बिल को रिजेक्ट कर सकती है या फिर 3 महीने तक उस बिल को अपने पास रख सकती है। और विदाउट बीइंग द बिल पास्ड, यहाँ पे जो राज्यसभा थी, जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, उसके पास ये पावर 6 मंथ तक थी। मतलब वो 6 महीने तक होल्ड करके रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का पावर है। उसके बाद बता दिया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को पास कर सकती है विथ अमेंडमेंट, जिस पर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एग्री नहीं हो, मतलब जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली एग्री नहीं हो रही है तब वो बिल को पास कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पास करेगी बिल को अगेन और सजेस्टेड और एग्रीड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल ट्रांसमिट द बिल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास हुआ, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल ने या तो उसको रिजेक्ट कर दिया या 6 महीने तक रोक लिया या तो वापस किया, तो ऐसे अमेंडमेंट के साथ किया जो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मानती है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वापस से उस बिल को फिर से रिकंसिडर करके भेजेगी। तो जब रिकंसिडर होकर आएगा, जब जाएगा बिल सेकेंड टाइम में, तब क्या होगा? अगर फिर से बिल रिजेक्ट हो जाता है या फिर से जो है वो 1 महीने तक उस बिल को अपने पास रख लेते हैं या ऐसे अमेंडमेंट करते हैं जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली एग्री नहीं है, तब क्या होगा? तब ये है, सिंपल प्रोविज़न है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा करती है तो ये बिल पास माना जाएगा। मतलब चाहे वो रिजेक्ट करे, चाहे वो 1 महीने तक रोके, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ भेजे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है वैसा ही अगर वो सेम बिल को अगर वापस लाई है तो वो पास किया हुआ माना जाएगा दोनों हाउसेस से। और ये जो आर्टिकल है वो मनी बिल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 198 में। 198 में बताया गया है, आर्टिकल 198 बताता है स्पेशल प्रोसीजर एज टू मनी बिल। स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं किया जाएगा। इसके बाद बता दिया गया जो सेम प्रोविज़न काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ थे वही प्रोविज़न है। अगर बिल को 14 दिन तक अगर वो रोक लेते हैं या फिर ऐसे अमेंडमेंट के साथ भेजते हैं तो भी वो बिल को
मनी बिल को पास माना जाता है। अगर 14 दिन तक होल्ड भी करके रखती है लेजिस्लेटिव काउंसिल तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल पास माना जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं सीधे आर्टिकल 199 में। आर्टिकल 199 में भी सेम प्रोविज़न है मनी बिल के जो आर्टिकल 110 में थे। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 200। आर्टिकल 200 बताना ज़रूरी है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न भी है। एसेंट टू बिल्स। व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, कोई बिल पास किया जा चुका है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और इन अ केस अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा भी पास किया जा चुका है, बोथ हाउसेस से वो पास हो चुका है, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, मतलब उसकी एसेंट लेने के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा। और अब गवर्नर के पास ये एसेंट देने के 3 तरीके हैं, या तो वो एसेंट दे दे, या तो उसको विथहोल्ड करके रख ले, और जो तीसरा तरीका है वो रिजर्व कर दे उस बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। ये 3 तरीके से गवर्नर कर सकते हैं। पहला एसेंट दे दे, या तो उसको विथहोल्ड कर दें एसेंट को, या तो उस बिल को रिजर्व कर दें प्रेसिडेंट के लिए। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 201 में, बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए जिस बिल को रिजर्व किया गया है, वेयर अ बिल इज रिजर्व, अगर कोई बिल रिजर्व किया गया गवर्नर के द्वारा कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो वो एसेंट दे सकते हैं बिल पे, और दूसरा उस एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं। मतलब जो सेम पॉकेट वेटो का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अब आर्टिकल 202 जो सेम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे दी हुई है 112 में। 112 में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन की दी हुई है वही सेम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेट के लिए होगी। यहाँ पे जो गवर्नर है वो लेट डाउन करेंगे बिफोर द हाउसेस और हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के सामने। अब इसके बाद सेम कंसेप्ट जो वहाँ पे दिए हुए हैं वही कंसेप्ट यहाँ पे भी हैं, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद 204 यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल्स जो वहाँ पे 114 में दिए हुए हैं वो यहाँ पे सेम एप्रोप्रिएशन बिल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। अब ये जो 206 है, 207 जो है स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल, जो वहाँ पे 117 में दिए हुए हैं वही प्रोविज़न यहाँ 207 में भी दिए हुए हैं। और 208 जो है वो रूल्स की बात करता है, तो रूल्स हाउस ऑफ लेजिस्लेचर को लेकर जो रूल्स बनाने का जो शक्ति है वो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो स्टेट असेंबली जो हाउसेस हैं उनके पास रहेगी। उसके बाद ये भी बता दिया गया है कि जो गवर्नर हैं वो आफ्टर कंसल्टेशन विथ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट या फिर चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ बैठ के वो रूल बना सकते हैं दोनों हाउसेस के लिए। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 210 में। यहाँ पे बताया गया है कि लैंग्वेज क्या होगी, तो लैंग्वेज में बता दिया गया हिंदी या फिर इंग्लिश होगी। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 211 में, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन पर रोक लगाई जाएगी, तो कोई भी डिस्कशन जो कंडक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर हाई कोर्ट के जजेस को लेकर और उनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। 212 में बता दिया गया कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर की जो भी प्रोसीडिंग होगी उसको क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज इरेगुलेटरी ऑफ प्रोसीजर को लेके, अगर कोई भी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसको कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जाएगी, मतलब कोर्ट उसको इंक्वायर नहीं कर सकता। ये बताया गया पार्ट 5 में। अब आते हैं हम इसके पार्ट 6 के ही चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर के बारे में दिया हुआ है। जो सेम प्रोविज़न ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया हुआ है 123 में प्रेसिडेंट के पास, उसी का सेम फॉर्मूला है और सेम कंसेप्ट है 213 में गवर्नर के पास। गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ पे भी वही सेम पूरे पावर्स होंगे। गवर्नर कब ये ऑर्डिनेंस पास करेंगे, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही सेशन में नहीं होंगी, तब वो एक ऐसा लॉ बनाएंगे। अगर सर्कमस्टेंसेस लग रही हैं कि ऑर्डिनेंस ज़रूरी है
तब वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और इस ऑर्डिनेंस को उनको जैसे ही रीअसेंबली होती है हाउसेस की, उस हाउसेस की रीअसेंबली के 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको पास कराना होगा। और अगर वो जो बिल है और जो गवर्नर का जो ये जो ऑर्डिनेंस है, इसको ये जो बिल है इसको प्रीवियस सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रखा जाएगा। मतलब जो गवर्नर हैं शेल नॉट विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट एनी ऑर्डिनेंस इफ अ बिल कंटेनिंग सेम प्रोविजन। मतलब गवर्नर वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते अगर कोई ऐसा बिल है जो प्रीवियस सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लगता है। अगर कोई लॉ है जिसमें जैसे कोई एक पर्टिकुलर लॉ है, इस पे प्रीवियस सेंक्शन लगता है प्रेसिडेंट का और गवर्नर इस लॉ के ऊपर ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, तब वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको उस चीज़ को करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, तो इसीलिए ऐसा काम वो नहीं करेंगे। अब ही वुड हैव डीम्ड इफ नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग सेम प्रोविजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अगर उनको ऐसा नेसेसरी लगता है, गवर्नर को कोई लॉ पे ऑर्डिनेंस लाना है और वो इतना नेसेसरी है कि वो बिल अगर आता तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा जाता, तो उस पर भी वो ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे। या फिर ऐसा एक्ट या फिर लेजिस्लेचर containing the same provision as would be under this constitution has been invalid unless having been reserved for the consideration of president। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि प्रीवियस कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए, या फिर प्रीवियस रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो उसकी ज़रूरत रखती है, तो फिर उस लॉ को वो नहीं लाएंगे। मतलब उस लॉ को एज अ ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। अब जो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट हुआ है उस पर बट एवरी सच ऑर्डिनेंसेस शेल लेड बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, और जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो वहाँ पे आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द री असेंबली ऑफ लेजिस्लेचर। वही सेम 6 हफ्ते का कंसेप्ट है यहाँ पे। और बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्रीड टू बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे उस रेजोल्यूशन को डिसअप्रूव कर दिया जाएगा अगर कोई ऑर्डिनेंस लाया गया और 6 हफ्ते के अंदर री असेंबली के अंदर उसको हाउसेस में पेश किया गया और उन्होंने उस पे एसेंट मतलब मेजॉरिटी नहीं दी, तो उस ऑर्डिनेंस को अब जो बिल था वो आगे जाके बिल नहीं बनेगा और वो यहीं पे डिसअप्रूव हो जाएगा। या फिर गवर्नर के पास एक और पावर है कि वो उस ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो सेम पावर प्रेसिडेंट के पास भी है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट जो 6 है, पार्ट 6 जो कि स्टेट से डील करता है, उसका मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्कस करेंगे।